कॉन्फ्रेंस नगर विकास विभाग के नाम है। आप सबका हार्दिक स्वागत, सभी मीडिया बंधुओं का, और हमारे बीच विभागीय सभी अधिकारी मौजूद हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सचिव नगर विकास से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात पर प्रकाश करें। धन्यवाद। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में एक फोल्डर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें कई योजनाओं की अद्यतन स्थिति और उसके संबंध में विभाग की आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं का विशेष रूप से हम लोग उल्लेख करना चाहेंगे जो अभी के समय में ज़्यादा प्रासंगिक या जो ज़्यादा रेलिवेंट प्रतीत होती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आउटफॉल ड्रेन, जो हाल के समय में सितंबर माह अक्टूबर माह में जो जल जमाव की स्थिति पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और आसपास के इलाकों में जो हुई थी, इसके संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एक्सपर्ट एजेंसी की सहायता से पूरे पटना शहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों यथा दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ इत्यादि के जल प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु एजेंसी के चयन के लिए, विशेषज्ञ एजेंसी, एक्सपर्ट एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल निविदा, ग्लोबल टेंडर प्रकाशित किया गया है और उस ग्लोबल टेंडर में भाग लेने वाले संभावित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श प्री बिड मीटिंग के रूप में भी किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि इस माह के अंत तक उस एजेंसी का ग्लोबल निविदा के माध्यम से उस एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और उसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे एरिया की डिटेल्ड साइंटिफिक और जियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें कंटूर मैपिंग, जीआईएस मैपिंग, हाइड्रोलिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और अन्य प्रकार के साइंटिफिक डेटा, जिसमें कैचमेंट एरियाज, आउटफॉल की स्थिति, रेनफॉल की स्थिति के अनुसार सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्य योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है कि कम से कम आगामी 40-50 वर्षों में आने वाले समय में यदि इस वर्ष के रेनफॉल से ज़्यादा भी रेनफॉल हो जाए तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जैसी स्थिति इस बार उत्पन्न हुई थी। इसके लिए कंप्लीट स्टडी करते हुए डिज़ाइन और डिटेल्ड प्लानिंग के लिए एजेंसी का चयन इस माह के अंत तक कर लिया जाएगा। उसके पश्चात एजेंसी द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अग्रता कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस पूरी प्रकरण के संबंध में बिहार सरकार द्वारा विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, जांच समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव भी उसके सदस्य हैं। उस समिति द्वारा भी अपनी रिपोर्ट बनाने की कार्रवाई के क्रम में जांच और अन्य बिंदुओं की समीक्षा भी की जा रही है और उस समिति द्वारा प्राप्त होने वाली अनुशंसा के आलोक में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों ही बिंदुओं को समेकित करते हुए जो भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग रहेगी उसका लक्ष्य रखा जाएगा कि आगामी बरसात के पूर्व मई माह तक, मई 2020 तक उन शॉर्ट टर्म की योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए और जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी उसके लिए योजनाओं की निविदा करते हुए एटलीस्ट वर्क ऑर्डर इशू करने का कार्य भी अगले मई के पूर्व यथा शीघ्र उसको भी पूर्ण कर लिया जाए, इसका लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पैरेलल रूप से विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक शवदाह है। शवदाह में कई शहरों के शवदाह के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है, किंतु जनसंख्या की वृद्धि के आलोक में और इसकी अत्यंत
अधिक आवश्यकता होने के आलोक में पटना सहित राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी अतिरिक्त शवदाह गृहों का निर्माण कराया जाएगा और उसमें लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिशनल शवदाह गृह से हटकर नए प्रकार के शवदाह गृह बनाए जाएंगे। उसमें हर प्रकार के शवदाह गृह होंगे। कुछ जहां इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की आवश्यकता होगी वहां इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाया जाएगा। कुछ जगह जहां ट्रेडिशनल मेथड से भी आजकल नई तकनीक आ गई है जिसमें काफ़ी कम लकड़ी की खपत होती है और काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है, वैसी तकनीक के आधार पर भी कई शहरों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए हमारी टीम ने भी देश के अन्य शहरों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। वहाँ पर जो भी बेटर टेक्नोलॉजी और जो भी बेहतर रूप में शवदाह गृह जो अवस्थित है उसके आधार पर अध्ययन कर टीम ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। इस माह के अंत तक निर्णय लिया जाएगा कि उसके आधार पर किस प्रकार के शवदाह गृह कितनी संख्या में बनाए जाने हैं। किंतु यह अवश्य है, पटना में बांसघाट के पास कम से कम 2 नए शवदाह गृह बड़ी क्षमता के बनाए जाएंगे और उसके अलावा ट्रेडिशनल शवदाह गृह जो लकड़ी के तकनीक पर आधारित होते हैं उसकी भी संभावना के बारे में विचार किया जाएगा और वहाँ पर एक वाटर बॉडी के भी निर्माण की योजना है ताकि अभी जो वर्तमान में बांसघाट में लोगों को दूर जाना पड़ता है शवों का दाह करने के लिए गंगा के निकट, वहाँ पर निकट में भी यह व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई चल रही है। बस स्टैंड के संबंध में राज्य के 39 नगर निकाय में बस स्टैंड के निर्माण की योजना पूर्व से स्वीकृत की गई है, जिसमें बस स्टैंड 25 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा नई कार्य योजना के अंतर्गत यह भी निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में जहां जहां पर भी जो बस स्टैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिन बस स्टैंडों का निर्माण कार्य या जीर्णोद्धार नहीं हुआ है वैसे बस स्टैंडों को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर आधुनिक और मॉडर्न रूप देते हुए विकसित करने की संभावनाओं को तलाश करने के संबंध में भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और इसके संबंध में बुडको द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इस स्कीम के अंतर्गत वैसे बस स्टैंडों जो नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वामित्व के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत हैं उनमें विभिन्न प्रकार की यात्री और नागरिक सुविधाएं, पैसेंजर एंड सिविक अम्यूनिटीज़ को डेवलप करने के उद्देश्य से, जिसमें आधुनिक प्रकार के रेस्ट रूम, शौचालय, भोजनालय, वेटिंग हॉल्स, जो बसों की जो पार्किंग की जो स्टैंड्स होते हैं, अन्य प्रकार के शेड्स और वैसी सभी सुविधाएं जो एक आधुनिक और अच्छे बस स्टैंड में होनी चाहिए उसको डेवलप करने के संबंध में कार्य योजना बनाई जा रही है और आगामी 2 से 3 माह के अंदर इस कार्य योजना को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों और पोखर इत्यादि के जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी पोखर, तालाब इत्यादि का जीर्णोद्धार कराया जाएगा उसके बगल में पेवर्स ब्लॉक इत्यादि के माध्यम से उसके चारों तरफ उसके फुटपाथ का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि वहाँ पर लोग पैदल भी चल सकें और उसके साथ साथ ट्री प्लांटेशंस और कुछ अन्य प्रकार के भी वैसे हरियाली की योजना भी वहाँ पर बगल में स्वीकृत की जाएगी। और अधिकांश तालाबों में सीढ़ी का भी निर्माण कम से कम एक और अवश्य कराया जाएगा ताकि छठ जैसे पर्व या उसके अलावा भी अन्य अवसरों पर भी आम लोग सीढ़ी के माध्यम से उस तालाब के जल का उपयोग कर सकें। स्नान से लेकर अन्य प्रकार के जो भी व्यक्तिगत उपयोग के रूप में जल का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए लोग उपयोग कर सकें। तो कम से कम एक तरफ में पक्की सीढ़ी का निर्माण अवश्य कराया जाएगा और जो चारों तरफ में पेवर्स ब्लॉक लगाए जाएंगे उसको इस प्रकार से बनाया जाएगा कि वह बिल्कुल पीसीसी कंक्रीट का ढलाई का नहीं रहे ताकि वहाँ पर पानी के सीपेज की भी व्यवस्था रहे और वहाँ पर जल जमाव नहीं हो। तो यह भी एक काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और राज्य के सभी नगर निकायों में
इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं और इसका भी बहुत जल्द इस नए पैटर्न पर मॉडल डिज़ाइन तैयार करने का बुडको को निर्देश दिया गया है और उस डिज़ाइन को आगामी 15 दिनों के अंदर राज्य के सभी नगर निकायों में भेजा जाएगा और उसके आधार पर उन नगर निकायों में तालाबों के इस नए डिज़ाइन के अनुरूप पक्कीकरण और जीर्णोद्धार के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके अलावा भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य विभिन्न योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना, एडीबी संपोषित योजना, इसके संबंध में भी वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की विवरणी आपको दिए गए फोल्डर में दी गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के भी योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है। हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत पूर्व से 2,72,000 यूनिट जो ऑलरेडी सैंक्शनड हैं, वे पूरे बिहार में उस पर कार्य किया जा रहा है और अभी कुछ दिनों पहले 15,000 नए यूनिट्स के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है और उसकी भी राज्य सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा 11 तारीख को अर्थात परसों उस 15,000 नए आवास के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और अब उन आवासों, नए 15,000 आवासों के निर्माण का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में भी सॉइल टेस्टिंग के कार्य, मिट्टी जांच का कार्य जो हम लोग कहते हैं तकनीकी रूप से, वह कुछ दिनों पूर्व डीएमआरसी जो इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बिहार सरकार द्वारा नामित की गई है, उसके द्वारा सॉइल टेस्टिंग की कार्रवाई कुछ दिनों पूर्व की गई है और अब इसके दोनों कॉरिडोर के संबंध में अलग अलग आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसको भी त्वरित गति से कार्यान्वित कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो कई शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार हैं, जिसमें पटना में PMAA, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी, और 7 जो शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार हैं, इनका भी सुदृढ़ीकरण कराने की कार्य योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्द न सिर्फ इनका सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा बल्कि इनमें बड़ी संख्या में पदों को भरने की भी कार्रवाई की जाएगी और इन सभी शहरी क्षेत्रीय योजना प्राधिकार को इस प्रकार सुदृढ़ीकरण किया जाएगा कि इनका जो भी एरिया जो नोटिफाई किया गया है उस एरिया में मकान के नक्शे इन योजना प्राधिकार के द्वारा ही पारित किए जाएंगे और न सिर्फ इतना ही, इसके अलावा उस एरिया के प्लान्ड डेवलपमेंट का भी कार्य जोनल प्लान और एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए भी अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और इसका जोनल प्लान और एरिया डेवलपमेंट प्लान भी तैयार कराया जाएगा और उसके माध्यम से इन शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यों का सुदृढ़ीकरण बहुत जल्द किया जाएगा और इस माह के अंत में PMAA की शासी निकाय की बैठक भी आयोजित की गई है और उसमें इन सभी बिंदुओं का डिसीजन लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो नक्शा पास करने की प्रक्रिया है, वर्तमान में पटना शहरी क्षेत्र में, पटना नगर निगम में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम OBPAS, यह यद्यपि मार्च 2019 से PMC में लागू किया गया है, किंतु यह समीक्षा क्रम में यह पाया गया है कि प्रभावकारी रूप से कई कारणों से कार्य नहीं कर रहा था और मार्च 2019 से लेकर अब तक लगभग 7 से 8 महीने में मात्र 4 नक्शे ही बताया गया है कि ऑनलाइन रूप से पास किए गए हैं। इसलिए ऑनलाइन नक्शे को पास करने के संबंध में समीक्षा करते हुए आगामी 1.5 माह के अंदर उसके लिए आवश्यक संख्या में पदों को भरने, प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने
और उसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया को पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था भी करने ऑनलाइन रूप से करने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया है। प्रथम चरण में इस व्यवस्था को पटना नगर निगम के अंतर्गत और पटना के आसपास के जो दानापुर और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें लागू किया जाएगा और उसके बाद द्वितीय चरण में अगले वर्ष 2020 में इसे राज्य के अन्य सभी 11 नगर निकायों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा और उसके अलावा जो नगर परिषद हैं उसको भी उसके अगले चरण में इसको लागू किया जाएगा। व्यवस्था इस प्रकार की बनाने का निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग ऑनलाइन रूप से नक्शे के लिए आवेदन करें उनको सभी स्टेजेस की जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिले और हर स्टेज का एक निर्धारित टाइमलाइन फिक्स करने का निर्देश दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर यह स्टेज हो जाए, इतने दिनों के अंदर इंस्पेक्शन हो जाए उसका, और हर स्टेप को ऑनलाइन रूप से लोग देख सकेंगे। और इतना ही नहीं, अभी वर्तमान में कोई इसके लिए ग्रीवांस लॉन्च करने का या उसके लिए शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित करने का निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाए कि जिसने आवेदन दिया उसके नक्शे की क्या स्थिति है और उसके अनुसार वह व्यक्ति शिकायत कर सकेगा और उसकी सेंट्रल डैशबोर्ड के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कई पदों को भी भरने की आवश्यकता पड़ेगी। सुदृढ़ पटना नगर निगम के का जो वह सेक्शन है उसके सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कम से कम उसमें अलग से 5-6 इंजीनियर्स देने की आवश्यकता है। वो सारे काम आगामी 1 से 1.5 माह में कर लिए जाएंगे। यह ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था कर ली जाएगी और यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 1.5 माह के बाद अर्थात लगभग जनवरी के प्रथम सप्ताह से प्रभावकारी रूप से इस व्यवस्था को पटना नगर निगम में लागू किया जा सके और कुछ समय तक पटना नगर निगम के अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था को करने के पश्चात राज्य के अन्य 11 नगर निकायों में और फिर तत्पश्चात नगर परिषदों में भी लागू इसको किया जाएगा। इसी क्रम में यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे एजेंसीज को भी इम्पैनल किया जाए जो नक्शा के लिए अप्लाई करने के लिए कंसर्न्ड जो बिल्डर्स हैं या कंसर्न जो हाउस ओनर्स हैं उसकी मदद कर सकें, क्योंकि जो छोटे आकार के जो मकान हैं जो 300 स्क्वायर मीटर के अंतर्गत जो उससे छोटी आकार के जो मकान हैं वैसे मकानों को सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर, स्व घोषणा पत्र के आधार पर ही उसको स्वीकृत करने की कार्रवाई की जानी है। अतः लोगों को आवेदन करने हेतु अभी वर्तमान में सामान्य व्यक्ति को ऑनलाइन रूप से आवेदन करने में कठिनाई होती है। जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं वह तो आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए भी यह निर्देश दिया गया है कि एजेंसीज की सहायता लिया जाए, एजेंसीज को इम्पैनल किया जाए जो लोगों को इस हेतु मदद कर सकें और जिसके माध्यम से लोग इस प्रकार के कार्यों को करवा सकें। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे पद हैं वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग में, बुडको में, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी में और अन्य नगर निकायों में जो वर्तमान में रिक्त हैं, वैसे पदों को भी विभिन्न माध्यमों से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्रवाई करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि 31 दिसंबर तक अर्थात आगामी 1.5 माह के अंदर इनमें से अधिकांश पदों को भरने की कार्रवाई की जाए और जो भी इन पदों की रिक्ति होने की वजह से या लोगों के कम होने के कारण जो भी कठिनाइयां योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करते हुए यथासंभव इन रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया है आगामी 1.5 माह के अंदर अर्थात 31 दिसंबर तक। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के भी आने वाले समय में ऐसी योजनाएं हैं जिस पर अभी से कार्य करने का निर्देश दिया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों को, जिसमें कि शहरी निकायों का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन करने की योजना है, किंतु वह बहुत ही उसके कंपोनेंट्स बहुत विस्तृत
और बहुत एक्सटेंसिव और इलेबोरेट परियोजना है, इसलिए उसके संबंध में बाद में जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्रमिक और चरणबद्ध रूप से राज्य के सभी नगर निकायों के कार्यों को कंप्यूटराइज करने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग का है और उस पर चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हुए क्रमिक रूप से नगर निकायों के सभी कार्यों को कंप्यूटराइज किया जाएगा और इसके लिए कार्य योजना विस्तृत रूप से बनाने का निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है और बहुत जल्द इसके प्रथम चरण को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नगर एवं आवास एवं विकास विभाग के अंतर्गत 4 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ है। सबसे पहले चरण में भागलपुर की योजना स्वीकृत हुई, उसके बाद द्वितीय चरण में पटना और मुजफ्फरपुर की, और उसके बाद सबसे अंतिम चरण में बिहार शरीफ की योजना स्वीकृत की गई है। पटना के स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जिनका कि समीक्षा क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि जिनका क्रियान्वयन के क्रम में कतिपय निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया था। ऐसी कुछ योजनाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पटना स्मार्ट सिटी द्वारा रद्द किया जा चुका है और इसके अलावा कुछ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक भी लगाई गई है और जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो भी भारत सरकार ने गाइडलाइन इशू किए हैं और उसके अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जिन योजनाओं की जिस रूप में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है उस अनुरूप वैसी योजनाओं को रीस्ट्रक्चर करते हुए क्रियान्वित करने का निर्णय संबंधित एसपीयू द्वारा लिया गया है और बहुत जल्द इसकी विस्तार पूर्वक समीक्षा भी विभागीय स्तर पर की जाएगी चारों स्मार्ट सिटी का, जिसमें विशेष रूप से पटना स्मार्ट सिटी पर विशेष फोकस रहेगा कि जो भी इसकी कुछ योजनाएं गाइडलाइन से कुछ डेविएशन के चलते वर्तमान में रुकी हुई हैं, उन कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करते हुए एज पर गाइडलाइंस उन योजनाओं का कार्य करने के लिए संबंधित नगर निकायों को और संबंधित स्मार्ट सिटी कंपनियों को भी निर्देश दिया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी तो अलग अलग, जहाँ तक पटना स्मार्ट सिटी की बात है, इसकी विस्तृत पूरी जानकारी पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा ही आपको दी जाएगी, किंतु स्मार्ट सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एबीडी एरिया लगभग 830 एकड़ से कुछ अधिक का जो क्षेत्र भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था, वैसी योजनाएं जो इस क्षेत्र के बाहर यदि बिना सक्षम स्वीकृति के ली गई हैं तो वैसी योजनाओं को तत्काल स्थगित किया गया है और वैसी योजनाएं जो इस क्षेत्र में के अंतर्गत भी हैं किंतु यदि गाइडलाइंस का किसी रूप में डेविएशन हुआ है तो वैसे भी एक योजना जो पटना रेलवे एरिया रीडेवलपमेंट स्टेशन का जो प्लान था उसको रद्द किया गया है और कुछ माह पूर्व वो तो इम्प्लीमेंटेशन में है और बाकी उस तरह की योजनाएं जहां पर उसको रीडिज़ाइन कुछ करने की आवश्यकता है, वैसी योजनाओं की संख्या कम है, लेकिन जो भी है उसको बहुत जल्द उस पर किया जाएगा। अलग अलग वो डिटेल्स है पूरा, वो तो स्मार्ट सिटी का अपना पूरा 4 स्मार्ट सिटी है, सबका अलग डिटेल्स है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता होना था, हुआ कि नहीं हुआ अभी? इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक पेपर वर्क करते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन करके भारत सरकार को प्रस्ताव कुछ दिनों पूर्व भेजा जा चुका है और अब वहाँ से स्वीकृति की अपेक्षा है। यह अपेक्षा की जाती है कि बहुत जल्द अर्थात इस माह में ही किसी भी दिन वहाँ से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। अभी से प्राप्त नहीं हुआ है? वर्तमान में ऐसी कोई सूचना विभाग में भी प्राप्त नहीं हुई है। सर, पद कितने चिन्हित किए गए हैं जो संविदा से या दूसरे विभाग से भरे जाएंगे अभी तत्काल, जो आपने पीआरडीए या दूसरे सभी अथॉरिटी के लिए जो चिन्हित किए?
देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग में कई ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिसमें पदों की रिक्ति है। यदि अभियंत्रण संगठन की बात की जाए तो 893 पोस्ट है, जिसमें कि कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता से लेके सहायक अभियंता, कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी के अलग अलग संवर्गवार रिक्तियां उसमें हैं। तो 893 में अभी 200 से भी कम लोग अभी कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से लगभग 700 से भी अधिक वैकेंसीज उसमें रखी गई हैं। और कल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उसमें महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है, कल 12:30 बजे अपराह्न में, जिसमें कि 5 जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, और उसके अलावा एक छठे विभाग के रूप में पीएचईडी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इन सभी विभागों के सचिव, प्रधान सचिव को उस बैठक में बुलाया गया है। और कल उस पर निर्णय लिया जाएगा कि इन पदों को किस प्रकार, किस रूप में भरे जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी यह जो इंजीनियर्स के पोस्ट के अलावा अन्य कई प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे टीसीपीओ के पोस्ट हैं, या विभाग में जो हमारे जो अन्य प्रकार के जो पोस्ट हैं, पद हैं, या पीएमए में जो अन्य प्रकार के पद हैं, उन सभी पदों के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस बार जो जल जमाव की स्थिति हुई तो पटना में जो बड़े नाले हैं, 9 बड़े नाले हैं, उनको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। फाइनली नगर विकास विभाग उन तमाम 9 नालों को लेकर क्या कुछ कार्य योजना बनानी? वर्तमान में जो भी 9 बड़े नाले हैं, इनमें से कुछ बड़े नालों पर पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा नालों को कवर कर ड्रेन बनाने की योजना विचाराधीन थी और उस पर कतिपय कार्रवाई की जा रही थी। किंतु वर्तमान में इस बार के जल जमाव को देखते हुए अभी यह निर्णय सरकार के विचाराधीन है कि उन ड्रेन्स को कवर किया जाए या नहीं। ऐसे जो प्रमुख नाले हैं, जिसमें कि सैदपुर नाला, सरपेंटाइन नाला, कुर्जी नाला, आपका बादशाही नाला एक बहुत बड़ा नाला है, और इसके साथ साथ आपके ऐसे कई प्रमुख नाले हैं जो पहले कवर ड्रेन के रूप में विकसित करने की योजना थी। अभी इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि जल जमाव की इस वर्ष उत्पन्न स्थिति के आलोक में कवर ड्रेन्स को सफाई करने में चूंकि काफ़ी कठिनाई पूर्व के अनुभव के आधार पर देखी जा रही है, इसीलिए इसको ओपन ड्रेन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और इस पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा कि उसको ओपन ड्रेन के रूप में विकसित किया जाएगा या कवर ड्रेन के रूप में। और यदि ओपन ड्रेन के रूप में विकसित किया जाएगा तो वैसे केस में उस ड्रेन का स्ट्रेंथनिंग, इन 9 नालों का स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग करते हुए उसकी गहराई बढ़ाई जाएगी। गहराई बढ़ाकर पक्कीकरण करते हुए साइड में एजेस पर कम से कम 3 फीट ऊंचा उसकी दीवार ऊंची की जाएगी, ताकि अगल बगल से उसमें कचरा या अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं उसमें आ सकें और उसको अतिक्रमण से बचाया जा सके। इसके लिए भी इस माह के अंत तक कार्य योजना बना ली जाए, इस पर निर्णय लिया जाएगा। और कार्य योजना बनाते हुए इसके संबंध में उन 9 नालों के पक्कीकरण की कार्रवाई बहुत जल्द इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 3 नाले सर रोड के पास है, सैदपुर नाला, कुर्जी और बादशाही नाला, तो क्या रोड विभाग भी इसमें विचार कर रहा है क्या रखने पर? अभी यह मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है कि ढकने की कार्रवाई इस परिप्रेक्ष्य में की जाए कि नहीं की जाए, और इस पर इस माह के अंत तक निर्णय होने की संभावना है। और उस निर्णय होने के पश्चात ही उस ड्रेन्स के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जल जमाव की स्थिति को देखते हुए इस निर्णय पर, पूर्व के कवर ड्रेन्स के निर्णय पर पुनर्विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने भी 2 दिन पहले हमें पत्र लिखा है नगर विकास विभाग को, जिसमें कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो 2 प्रमुख नाले थे निर्माणाधीन, जिसमें मंदिरी नाला और उसके अलावा जो पीछे का हमारा बाकरगंज नाला था, इन दोनों नालों को भी पूर्व में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कवर ड्रेन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था। तो अब इसे कवर ड्रेन या ओपन ड्रेन किया जाए, इस बिंदु पर उन्होंने
मार्गदर्शन की मांग की है और बहुत जल्द इस पर विभाग निर्णय लेगा कि इसको कवर करना है या ओपन ड्रेन रूप में विकसित करना है। इस साल इस पर निर्णय हो जाएगा। इस माह के अंत तक हो जाएगा। सर ये समस्या जो है, जैसे नाला रोड है वो कवर्ड ड्रेन है, लेकिन कभी कोई समस्या वहाँ नहीं आई। कवर ड्रेन्स, कई जो कवर ड्रेन्स हैं जिसमें कि बोरिंग कैनाल रोड अगर आप देखेंगे तो बोरिंग कैनाल रोड का ईस्ट और वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड का जो बीच का जो पोर्शन है वह पूरा कवर ड्रेन के रूप में है। जो आशियाना दीघा रोड का जो एक फ्लैंक, वेस्टर्न फ्लैंक जो खोला गया इस बार कुछ साल पहले, वह भी कवर ड्रेन के रूप में है। कवर ड्रेन की साफ सफाई, इस बार जो जल जमाव की स्थिति हुई तो ऐसा देखा गया कि कवर ड्रेन की वास्तविक आंतरिक स्थिति का अद्यतन रिपोर्ट संबंधित एजेंसीज के पास नहीं था कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहां पर फ्लो बाधित हो रहा है, कहां कितनी गहराई है और इसकी सफाई की क्या व्यवस्था है। यह देखा गया कि ऐसे कवर ड्रेन्स की सफाई के लिए क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए और इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स आते हैं। कई वैसे इक्विपमेंट्स के बारे में आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है कि कैसे उसको सफाई कराई जाए, किंतु बेहतर सफाई के दृष्टिकोण से अभी विचार इसी प्रस्ताव पर हो रहा है कि कवर ड्रेन करने के पश्चात सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है और यदि ओपन रखा जाए तो सफाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इन संभावनाओं पर ही विचार करने के पश्चात बहुत जल्द उसमें एक माह के अंदर उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर मेट्रो की जमीन मिली है क्या अभी तक? जो अभी कवर्ड है सर, वो कभी साफ हुआ है कि नहीं बोरिंग रोड या सना दीघा या नाला रोड? अब वो हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा कि क्या डेटा है, क्या है? वो विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी कब उसकी सफाई हुई, क्या वो फाइल्स वगैरह सब। मेट्रो की कोई जमीन मिली है क्या? मेट्रो का जो अलाइनमेंट है, मेट्रो के अलाइनमेंट के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श डीएमआरसी के पदाधिकारियों से हुआ है और उसके अलाइनमेंट को फाइनल करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही अलाइनमेंट का एग्जैक्ट नक्शा और एग्जैक्ट उसका लाइन डायग्राम फाइनल हो जाएगा, उसके पश्चात ही मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। जो मेट्रो का वर्तमान में 2 कॉरिडोर प्रथम चरण में जो बनाए जाने हैं आगामी 5 वर्षों के अंदर, जिसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें से अधिकांश अलाइनमेंट एग्जिस्टिंग रोड से मैच करते हैं और कुछ ही जगहों पर उससे डेविएशंस हैं। तो जब एग्जैक्ट लाइन डायग्राम और एग्जैक्ट जो उसके डिटेल्स हैं और जो डिपो हैं जो बनाए जाने हैं आईएसबीटी के पास और इसके अलावा, उसका डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन फाइनल होने की प्रक्रिया की जा रही है और उसके पश्चात ही लैंड का एग्जैक्ट स्थिति की जानकारी मिलेगी कि कौन सी भूमि को किस हद तक कितने एरिया में कितने रकबे का एक्वायर किया जाना है और उस लैंड को आइडेंटिफाई करने के पश्चात ही लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सर हम फिर से जल जमाव पर आते हैं सर। ये पटना की सबसे बेसिक समस्या है और आप मेट्रो दौड़ाइए या बस दौड़ाइए, चलनी तो धरती पर ही है, वहाँ जल रहेगा तो ये कुछ भी संभव नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है सर कि विभाग के स्तर पर या बुड़कों के स्तर पर जो कभी फेंका फेंकी चलता है कि एक बार आपने सारे इंजीनियर्स बुड़कों के मंगा लिए नगर निगम में, फिर उनको वापस किया जा रहा है बुड़कों को। तो इस तरह से अगर डिसीजन होगा तो आप कोई भी योजना कार्य योजना बना लें कैसे? देखिए, पूर्व के जो भी निर्णय हुए हैं उस पर किसी भी प्रकार का मेरे स्तर से या विभाग के स्तर से किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। पूर्व में जो भी निर्णय हुए हैं वे सभी सक्षम प्राधिकार द्वारा सुसंगत नियमों, प्रावधानों और तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसीलिए पूर्व के किसी भी प्रकार के निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कमेंट या उसकी विवेचना करना उचित नहीं रहेगा। प्रावधान बदल गए। इतना अवश्य है कि वर्तमान में विभागीय जो कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन विभागीय कार्य योजनाओं में जो प्राथमिकताएं विभाग की हैं, जो वर्तमान में कुछ नई प्राथमिकताएं जो विभाग के समक्ष आ गई हैं, उसके अनुसार योजनाओं को त्वरित और द्रुत गति से क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से जो भी यदि स्ट्रक्चरल चेंज करने की आवश्यकता होगी या पदों को भरने की आवश्यकता होगी या स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता होगी या हो सकता कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी या कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित किया जाएगा। अभी तक जल जमाव के मामले में जो एक उच्च स्तरीय समिति
के द्वारा जांच की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत रूप से कई क्षेत्रों का गहन भ्रमण किया गया है। अलग अलग कई संस्थानों से के साथ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन इत्यादि भी किया गया। कल छुट्टी के दिन भी कल कल बुडको के लोगों के साथ, स्मार्ट सिटी के लोगों के साथ भी कल मीटिंग थी, इंजीनियरिंग विभाग के लोगों के साथ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी, मीडिया के प्रतिनिधि के साथ में भी उस समिति की बैठक है। आप लोगों को सूचना संभवतः मिली होगी। और वैसे परिस्थिति में जो भी उस समिति की अनुशंसा होगी, उस उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में जो भी कर्मी, पदाधिकारी या जो भी लोग चिन्हित किए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। सारे सब हाउस सर नॉन मैट्रिक 8वां पास आदमी के हाथ में है, जिसको एसीडीसी के बारे में नहीं मालूम है करंट कैसे जाता है, उनके हाथ में सौंप करके, चाहे वो एजेंसी के माध्यम से सौंपे या किसी के माध्यम से सौंपे, और आप कब सोचते हैं कि रिजल्ट हमारा बेटर हो जाएगा, ये कैसे संभव? 3 चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है इस पूरी जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए, उसमें जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, उसमें अलग अलग एक्शन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। बता दिया है सर आपने। उसी क्रम में जो आपने मैन पावर की बात कही, ये सारे बिंदु भी विभाग के संज्ञान में है कि वर्तमान में बुडको द्वारा संचालित संप हाउसेस का संचालन कौन कर रहा है, उसके लिए कर्मी कहाँ से आ रहे हैं, क्या वे संविदा आधारित हैं, उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में, इस बार के जल जमाव में उनकी क्या एफिशिएंसी और क्या चीज़ें रही, ये सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में है। और हम लोग अपने एक्शन प्लान में इन सभी बिंदुओं को समाहित करेंगे और उसमें निश्चित रूप से इस बिंदुओं पर भी निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में ऐसे संप हाउसों के संचालन की क्या व्यवस्था होगी, क्या उसे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से या संविदा आधारित कर्मियों के माध्यम से किया जाना उचित होगा या उसके लिए कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी। ये सभी बिंदु विभाग के संज्ञान में और इस पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। दो प्रश्न का जवाब सर हम लोग चाहते हैं। बताइए कि क्या आप आश्वस्त करते हैं पटना वासियों को कि अगली बार पटना वैसे नहीं डूबेगा? और दूसरा प्रश्न कि आनंद किशोर जी फिर पटना से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे ऐसे वक्त मौके पर? देखिए, जो पटना के जल जमाव भविष्य में आने वाली समय में, चाहे वो अगले वर्ष का हो या उसके अगले वर्ष का हो, यह जो वर्तमान में विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, वह कार्य योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है कि न सिर्फ अगले वर्ष बल्कि आगामी 50 वर्षों में भी इस बार के स्तर के जो बरसात जो हुई थी, लगभग 350 mm की बरसात 3 दिनों के अंदर दर्ज की गई थी इस बार। यदि इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी में बरसात होता है तो इस बार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, यही फोकल पॉइंट और इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्य योजना और ये सारी भविष्य की एक्शन प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए विभाग का फोकस यही है कि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं हो, न सिर्फ इस वर्ष बल्कि उसके आने वाले भी कई दशकों के लिए। चूँकि प्लानिंग और जो इस प्रकार की कार्य योजना यदि एक बार बनती है, ये हर वर्ष या हर साल या बहुत रेगुलरली नहीं होती है। तो आगामी 50 ईयर्स को ध्यान में रखकर हम लोग यह कार्य कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट एजेंसी भी हायर इसलिए ग्लोबल माध्यम से की जा रही है कि वो सभी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट और जियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हुए ऐसा अपनी अनुशंसा दे कि ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाए कि आने वाले न सिर्फ इस वर्ष बल्कि उसके आने वाले भी कई वर्षों तक, हमेशा के लिए तो किसी भी चीज़ गारंटी नहीं ली जा सकती है, बट आने वाले कई वर्षों तक इस प्रकार की स्थिति नहीं हो जो जल बरसात होना या प्रकृति के साइकिल के अंतर्गत आता है। तो बरसात जितनी इस वर्ष हुई है, यदि इससे ज़्यादा ही बरसात होती है तो भी इस प्रकार की स्थिति नहीं हो, इसके लिए सारी कार्य योजना तैयार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दूसरा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया अगली बार नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जाइए। अभी रंजीत जी ने एक प्रश्न अभी उठाया है कि बेली रोड पर पैदल चलने वालों के लिए असुविधा के संबंध में क्या कार्य योजना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे हैं। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने एज ए कमिश्नर के रूप में लगभग 2-3 महीने पहले जो है निर्णय लिया कि बेली रोड पर क्रमिक रूप सगुना मोड़ से लेकर
इनकम टैक्स चौराहे तक कहीं पर भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं रहे और चरणबद्ध रूप में एक एक करके हम लोगों ने सभी ट्रैफिक सिग्नल को हटाया और जिसके फलस्वरूप आज लोगों को सुविधा अवश्य हुई है कि अब सगुना मोड़ से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक लगभग ट्रैफिक पूरी तरह स्मूथ हो चुका है और गाड़ियां बिना कहीं पर रुके हुए जा रही हैं। इसी क्रम में अब जो यह समस्या जो प्रकाश में आई है कि पैदल चलने वाले लोगों को इस क्रम में सड़क पार करने में जगह जगह पर कठिनाई हो रही है। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया और यह निर्देश दिया गया है कि कुछ जगहों पर अंडर पासेस बनाए जाएंगे और चूंकि अंडर पास के बनाने में समय लगेगा, कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय लगने की संभावना है, अतः वर्तमान में बेली रोड पर कम से कम 3 जगहों पर, हड़ताली मोड़ के पास, चिड़ियाखाना के पास और एक और स्थान पर हम लोग बनाएंगे। 3 स्थानों पर तत्काल हम लोग पुश बटन सिस्टम शुरू करेंगे और बहुत जल्द शुरू करेंगे। पुश बटन सिस्टम इस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें कि अभी वर्तमान में जो भी लोग यदि सड़क पार करना चाहते हैं तो पुश बटन सिस्टम में वहाँ पर वो बटन पुश करेंगे और उस स्थान पर जो सिग्नल है उसके लिए अलग से सिग्नल भी हम लगाए हैं हम लोगों ने। और अभी 2 दिन पहले ही हमारे नगर विकास विभाग में हम लोगों ने मीटिंग भी किया था जिसमें पथ निर्माण विभाग के भी लोग आए थे और जिला प्रशासन के लोग भी इसमें आए थे। उसमें निर्णय लिया गया कि अब वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग का कार्य ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। जो भी व्यक्ति यदि पुश करेगा जिसको सड़क पार करना है तो लगभग 20 सेकंड के लिए वह जो ग्रीन लाइट है वह रेड हो जाएगा और जब वह ग्रीन लाइट रेड हो जाएगा तो उसके बाद वह व्यक्ति 20 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हैं उस सड़क को पार कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट तक वह लाइट फिर ग्रीन रहेगा और उस पीरियड में यदि कोई व्यक्ति दबाता भी है बटन तो वह ग्रीन से रेड नहीं होगा। 5 मिनट के बाद फिर 20 सेकंड की वह विंडो रहेगी कि उस विंडो में यदि कोई व्यक्ति वहां खड़ा है जो पार करना चाहता है वह फिर दबाएगा तो बटन फिर से रेड हो जाएगा, गाड़ियां रुक जाएंगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि कई आवर्स में उस समय कोई आदमी वहां खड़ा ही नहीं हो, तो यदि कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, किसी ने पुश बटन नहीं दबाया तो वह ग्रीन लाइट का ग्रीन लाइट ही रहेगा और उसके आधार पर गाड़ियां चलती रहेंगी। अर्थात 5 मिनट ग्रीन लाइट रहने के पश्चात 20 सेकंड का विंडो दिया जाएगा जिसमें कि लोगों के बटन दबाने पर ही लाइट ग्रीन होगा। यदि कोई व्यक्ति बटन नहीं दबाएगा या कोई व्यक्ति वहां नहीं खड़ा है तो बटन रेड लाइट ग्रीन नहीं होगी, रेड नहीं होगी और वह ग्रीन लाइट ही रहेगा और इसके माध्यम से लोग कर सकेंगे। तो इस प्रकार की यह पहली व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि शायद इस प्रकार की व्यवस्था और किसी शहर में हम लोग की जानकारी में नहीं है जहाँ पुश बटन के हिसाब से लोग इस तरह कर रहे हैं। यह व्यवस्था अंडर पास जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए यह व्यवस्था रहेगी और इस व्यवस्था को भी तत्काल प्रायोगिक तौर पर इसका टाइमिंग और बाकी चीज़ें हम लोगों का लक्ष्य है कि इसी माह में आगामी 15 दिनों के अंदर इसको प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है कि इस माह में यह व्यवस्था चालू हो जाए। तत्काल हम लोग हड़ताली मोड़ के पास एक प्रस्ताव है, एक चिड़ियाखाना के सामने और एक विश्वेश्वरैया भवन के सामने, इसमें से किसी 2 जगह या 3 जगह वह निर्णय भी होना बाकी है। बट इन 3 जगहों पर यह व्यवस्था आगामी 15 दिनों के अंदर लागू करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बुडको की जो एजेंसी है उसके साथ में इस व्यवस्था को उसको लागू करने का निर्देश दिया गया है और ऑलरेडी इस पर काम प्रारंभ कर दिया गया है और ये लक्ष्य रखा गया कि इस माह में कभी भी जैसे ही वो व्यवस्था, कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, 1 सप्ताह के बाद कभी भी अगले 15 दिनों के अंदर इस माह के अंत के पूर्व इस व्यवस्था को चालू कर दिया जाए ताकि जो नई व्यवस्था के अंतर्गत यातायात में जितनी गाड़ियों के लगातार परिचालन से जो पैदल यात्रियों की जो भी कठिनाई है उसको दूर किया जा सके। पुश बटन बच्चे बूढ़े सबके कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं और उसमें पुश बटन का जो हाइट रखी जाएगी इस प्रकार रखी जाएगी कि यदि कम हाइट का कोई यदि बच्चा भी उसको दबाना चाहे तो उसको भी ऊंचाई के चलते परेशानी नहीं हो सके और उसका जो हार्डनेस भी इतना ज़्यादा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने की आवश्यकता हो। इस व्यवस्था को देखिए, ये जो मैंने अभी टाइमिंग बताया ये तत्काल प्रायोगिक तौर पर यह टाइमिंग सेट किया जाएगा और इसका जैसे ही फर्स्ट डे होगा इसका ट्रायल बेसिस पर इसका फिर स्टडी किया जाएगा कि क्या यह समय पर्याप्त है कि नहीं है, क्या इतने समय में लोग पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही
यदि यह पाया जाएगा कि यह समय में परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन हम लोग इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो डे टू डे के अनुभव के आधार पे, जैसे हम लोगों ने जब ये थ्रू सिग्नल चालू किया तो कई जगहों पे यू टर्न की जगह को हम लोग को चेंज करना पड़ा, कई जगहों पे हम लोग को यू टर्न की चौड़ाई बढ़ानी पड़ी। लेकिन आज इसका लाभ यह है कि गाड़ियाँ बिल्कुल बेली रोड पर जाम नहीं लगती हैं। किंतु ये जो दूसरा यह जो उससे इफेक्ट उभर कर सामने आया है, इसके लिए भी बहुत जल्द इस माह में कार्रवाई कर ली जाएगी। सर आपने बोला था कि ट्रैफिक कहीं